कहानी की शुरुआत होती है 1912 साल में, जब असली टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से टक्कर खाकर समुद्र में धीरे धीरे डूब रहा था। वहां एलिजाबेथ नाम की एक लड़की इस भयानक हालत को देखकर बिल्कुल दिशाहीन हो गई थी। वो चिल्लाकर जहाज में अपने पति चार्ल्स को ढूंढने लगती है, लेकिन बहुत बुलाने के बाद भी वो उसे कहीं नहीं मिलता। ठीक तभी जहाज का कैप्टन उसे जबरदस्ती लाइफ बोट में बिठा देता है, लेकिन बोट को नीचे उतारने से पहले ही अचानक बोट की केबल टूट जाती है और बोट पानी में गिरकर पलट जाती है। बोट में मौजूद सभी लोग उस बर्फ के कड़कड़ाती ठंडे पानी में धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगते हैं, लेकिन एलिजाबेथ किसी तरह खुद को संभालकर उलटी बोट पर ही चढ़ जाती है। वो अपने हस्बैंड का नाम लेकर फिर से बुलाना शुरू करती है। तब दिखता है कि दूर एक बर्फ के टुकड़े के ऊपर वो किसी तरह तैर रहा है। उसका हस्बैंड उसे आवाज देता है और उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन अचानक एलिजाबेथ तब नोटिस करती है कि उसके सामने लाश जैसा कुछ तैरता हुआ आ रहा है। कौतूहल की वजह से जब भी वो उस तरफ हाथ बढ़ाती है, अजीब तरीके से वो मृत लाश अचानक ही उसे खींचकर समुद्र की गहराई में ले जाती है। ठीक इसके 110 साल बाद बिल्कुल वैसा ही टाइटैनिक फिर से हूबहू बनाया जाता है और उसका ट्रैवल रूट भी वही रखा जाता है, ठीक जिस समुद्र के रास्ते से टाइटैनिक जाते वक्त डूब गया था। जहाज को देखने के लिए शहर के बहुत से लोग वहां आकर इकट्ठे हुए थे। दूसरी तरफ एक ब्लॉगर कपल भी इस जहाज को देखने के लिए आया था। आज वो इस जहाज के पहले पैसेंजर हैं। लड़के का नाम था जैक्सन और लड़की का नाम है मिया। जैक्सन टाइटैनिक को देखते ही उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है, क्योंकि सच में यह टाइटैनिक जहाज हूबहू पास्ट में डूबे उस टाइटैनिक की तरह था। इधर मिया जब फोन में बिजी थी तो फोन रखना छोड़कर जैक्सन उसे इस सुंदर जहाज को देखने के लिए कहता है। पहले वो इरिटेट होती है, लेकिन जब वो आंखों के सामने इस विशाल जहाज को देखती है तो हैरान रह जाती है। वो ये सब कुछ ब्लॉगिंग के जरिए वीडियो करना शुरू करते हैं और हंसते हुए दोनों इस सुंदर जहाज की तारीफ भी करते हैं। असल में वो काफी अच्छे फेमस ब्लॉगर थे। गाड़ी से उतरकर वो अपने फैन फॉलोअर्स से मिलते मिलते वहां कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और इसके बाद वो टाइटैनिक पर चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जहाज के ऊपर जहाज के कैप्टन रोज अपने टीम मेंबर्स के साथ ब्रायन नाम के एक सिक्योरिटी टीम के हेड का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। असल में इस टाइटैनिक में डूब चुके पहले टाइटैनिक की बहुत सी चीजें थीं जो काफी कीमती थीं और उसकी देखभाल के लिए उन्हें मैनली एक सुरक्षा टीम की जरूरत थी। तो जो भी हो, सभी पैसेंजर्स के जहाज में चढ़ने के बाद यह विशाल टाइटैनिक समुद्र के सफर पर निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि जहाज के कार्गो रूम में बैग से एक लड़की बाहर आ रही है। वो लड़की सीधे बैग से निकलकर जहाज की ऊपरी मंजिल पर चली जाती है और जहाज में चुपचाप घूमने लगती है। जल्दी ही वो ऊपर आकर क्रू मेंबर्स की एक यूनिफॉर्म चुरा लेती है। वो अनजानी लड़की यूनिफॉर्म पहनकर जहाज के म्यूजियम में छिपकर घुस जाती है। वहां एक अलमारी में पुराने टाइटैनिक का डूबा हुआ एक वायलिन रखा था। लड़की वायलिन को देखते ही हाथ में उठा लेती है। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए अंदर आता है और उसे जल्दी से वायलिन रख देने के लिए कहता है। वो कहने लगता है कि यह डूबे हुए टाइटैनिक की सबसे कीमती चीजों में से एक है। 100 साल समुद्र के नीचे डूबे रहने के बाद इसे पुराने जहाज से निकाला गया है और वो नहीं चाहता था कि कोई भी ऐरी गैरी लड़की आकर बिना वजह इसे खराब कर दे। तब जूलिया नाम की जहाज की एक स्टाफ बीच में आकर सिचुएशन संभालने की कोशिश करती है और लड़की को वहां से चले जाने के लिए कहती है। तभी उस अनजानी लड़की को वहां एक सोने का सिक्का और गोल्ड पिन दिखाई देती है। ये देखकर वो कहती है कि उसकी नानी के पास भी ठीक ऐसी ही एक पिन थी। उसका मानना था कि टाइटैनिक के एक्सीडेंट में जो लोग मारे गए हैं उनकी चीजें बाहर नहीं निकालनी चाहिए थी। पुराने दिनों में लोग इंसान की मौत के बाद उनकी चीजें उनके साथ ही दफना देते थे और जो लोग उनकी इन यादों को खराब करने की कोशिश करेंगे वो शापित हो जाएंगे। ये सब बातें सुनकर वो आदमी अब लड़की पर चिढ़ जाता है। वो जूलिया से पूछता है कि ये लड़की कौन है, क्यों ये सब फालतू बातें कर रही है। जूलिया खुद भी नहीं जानती थी कि वो लड़की कौन है, क्योंकि जहाज में इतने ज्यादा पैसेंजर्स थे कि सबको पहचानना इम्पॉसिबल था। इसलिए जूलिया उसे जल्दी से वहां से चले जाने के लिए कहती है। शायद वो जहाज की कोई गेस्ट हो सकती थी, इसलिए जूलिया उसे ज्यादा कुछ नहीं कहती। जब वो आदमी और जूलिया आपस में बात कर रहे थे, लड़की चुपचाप मौका देखकर वो हेयर पिन और सिक्का चुरा लेती है। इसके बाद वो अनजानी लड़की जहाज के निचले हिस्से में चली जाती है और वहां काले जादू के अलग अलग टोने टोटके करने लगती है। वो अपने बैग से पुराने टाइटैनिक के कैप्टन की फोटो निकालती है और सभी आत्माओं को जगाने का काला जादू करती है। इस समय जहाज के बॉलरूम में जहाज के सभी पैसेंजर्स डांस कर रहे थे और दूसरी तरफ मिया और जैक्सन अभी भी जहाज की अलग अलग जगहों पर
कर वीडियो बना रहे थे, क्योंकि उनका कंटेंट ही यही था। घूमते घूमते वो जहाज के निचले हिस्से में आ जाते हैं और देखते हैं कि वो लड़की काला जादू कर रही है। हालांकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि असल में वो क्या कर रही है। लेकिन जब वो अजीब और भयानक तरीके से अपना काला जादू करने लगती है तो वो डर कर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी पीछे का दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुल जाता है। घबराकर जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि उनकी एक फैन नैन्सी थी, जो उनका लाइव स्ट्रीम देखकर उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां आई थी। मगर हैरान करने वाली बात ये थी कि इतनी आवाज होने के बाद भी वो लड़की अपना काला जादू जारी रख रही थी। वो लड़की अलग अलग मंत्रों के जरिए पुराने डूबे हुए टाइटैनिक की बुरी आत्माओं को बुलाना शुरू करती है। ठीक तभी अचानक उसकी सुपरनेचुरल पावर से जहाज की दीवारें कांपने लगती हैं और ब्लॉगर्स का कैमरा अपने आप बंद हो जाता है। ये सब देखकर जैक्सन कहता है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। मिया और नैन्सी भी तब उसके साथ चली जाती हैं। इधर कैप्टन के कमरे की भी लाइटें जलने बुझने लगती हैं। अचानक कैप्टन का अपने हस्बैंड के साथ वीडियो कॉल भी कट जाता है। तब उसे समझ आता है कि जहाज का कम्युनिकेशन सिस्टम बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका है और शायद ये किसी टेक्निकल खराबी की वजह से हुआ है। दूसरी तरफ मिया, नैन्सी और जैक्सन जहाज के कॉरिडोर में चले जाते हैं। नैन्सी उन्हें बताती है कि वो कई सालों से उन्हें फॉलो कर रही है और उनकी बहुत बड़ी फैन है। तभी जैक्सन की टक्कर हैल से हो जाती है। हैल वही आदमी है जो समुद्र की गहराई से पुराने टाइटैनिक का सामान लेकर आया था। हैल बिना समझे जैक्सन को गैर जिम्मेदार कहकर गाली देता है। फिर वो मिया की तरफ देखकर बिना वजह हंसने लगता है। तब नैन्सी हैल से कहती है कि क्या तुम जानते हो ये कौन है? यूट्यूब पर इनके 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये सुनकर तब हैल को लगता है कि ये लोग शायद बहुत फेमस हैं और इनके पास काफी पैसा होगा। इसी तरह वो उनसे कहता है कि मेरे पास पुराने टाइटैनिक की कई कीमती चीजें हैं और एक नीले रंग का हीरा है जो मिया पर बहुत सूट करेगा। ये बात बोलते हुए जब वो मिया को टच करता है तो मिया गुस्सा होकर उससे कहती है कि मुझे टच करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई हीरा वीरा नहीं चाहिए। जैक्सन भी गुस्सा होकर हैल को वहां से चले जाने के लिए कहता है। इधर वो अनजानी लड़की अभी भी अपने काले जादू से बुरी आत्माओं को बुलाए जा रही थी और जल्द ही उसका जादू पूरा हो जाता है। इसके बाद पता चलता है कि पहले टाइटैनिक जहाज का जो कैप्टन था वो उसका दादा था और ठीक तभी टाइटैनिक के कैप्टन यानी एडवर्ड स्मिथ मतलब उसके दादा की बुरी आत्मा उसके सामने आ जाती है। इसी बीच मिया और जैक्सन डेक पर जाकर एक ब्लॉगिंग वीडियो शूट कर रहे थे। ठीक तभी मिया को एक सुंदर वायलिन की धुन सुनाई देती है और उस समय उनके पीछे एक अजीब सफेद सा आदमी वायलिन लेकर बैठा हुआ दिखाई देता है। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। देखकर लग रहा था जैसे वो पानी में डूबकर मरा हो। वो इतने सुंदर तरीके से वायलिन बजा रहा था कि मिया और जैक्सन डांस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी जहाज में कुछ अजीब होना शुरू होता है। पूरे टाइटैनिक 3 की बिजली अचानक चली जाती है, मगर वो दोनों किसी बात पर ध्यान दिए बिना मग्न होकर डांस करते रहते हैं और ठीक उसी पल वो सुंदर वायलिन की धुन एक कान फाड़ने वाली इरिटेटिंग आवाज में बदल जाती है। वो आवाज इतनी भयानक थी कि सबके कान सुन्न कर रही थी। मिया अपना सिर पकड़कर चिल्लाने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है। इधर जैक्सन समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। अचानक ही वायलिन बजाने वाली वो आत्मा मिया के बिल्कुल पास आ जाती है। वो डर के मारे चिल्लाकर अपने कान बंद कर लेती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आवाज क्यों हो रही है। ठीक तभी अजीब तरीके से वो आत्मा जैक्सन को घने कोहरे के बीच खींच कर ले जाती है और साथ ही साथ उस वायलिन की आवाज बंद होते ही कैप्टन तुरंत अपने असिस्टेंट्स को ऑर्डर देती है कि पूरे जहाज का सिस्टम एक बार चेक किया जाए। इधर होश आने के बाद मिया इधर उधर जैक्सन को ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहीं नहीं था। तब हैल वहां आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। साथ ही वो मिया से कहता है कि कुछ देर बाद बार में आकर मिले, शायद जैक्सन वहीं हो। मिया उसकी बात मान लेती है, लेकिन तभी उसे अपने फोन की याद आती है। जब मिया फोन उठाने जाती है तब तक हैल वहां से चला जाता है। मिया सोचती है कि उसके साथ हुई इस सुपरनेचुरल घटना के बारे में वो सबको बताएगी, लेकिन अचानक ही वो वायलिन बजाने वाली आत्मा फिर से उसके सामने आ जाती है और वो वैसी ही भयानक आवाज करते हुए मिया की तरफ बढ़ने लगती है। मिया के पास आते ही वो मिया को मार डालती है। इसी बीच जहाज के अंदर हड़कंप मच चुका था। बहुत जल्दी कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को मिया की लाश डेक पर मिल जाती है, जिसके बाद जहाज का सिक्योरिटी हेड बॉलरूम में कैप्टन रोज से मिलने आता है। वो कैप्टन को जल्दी से कंट्रोल रूम में ले जाता है। वहां जहाज की सारी टेक्नोलॉजी अजीब तरीके से काम करती हुई दिख रही थी। कैप्टन टेंशन में आ जाती है। कैप्टन क्रू मेंबर्स को सिस्टम बंद करके फिर से चालू करने के लिए कहती है और ठीक तभी ब्रायन घबराकर वहां आता है और कैप्टन से अपने साथ चलने की रिक्वेस्ट करता है। दोनों डेक पर पहुंचते हैं जहां मिया की लाश पड़ी थी। रोज पूछती है कि मिया का पति जैक्सन कहाँ है, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तब रोज ब्रायन से चेक करने के लिए कहती है कि क्या मिया लाइव स्ट्रीम कर रही
थी, शायद उसके फोन में कुछ वीडियो रिकॉर्ड मिल जाए। कुछ देर बाद हेक्टर वहां आता है और गार्ड्स को जल्दी से यह एरिया साफ करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि ये बातें जहाज के पैसेंजर्स के बीच फैल गईं तो पैनिक बढ़ जाएगा। कैप्टन मिया का फोन उठाकर हेक्टर से कहती है कि देखा जाए उसने लास्ट कॉल किसे किया था, शायद कुछ क्लू मिल सके। तब तक कैप्टन खुद कंट्रोल रूम में जाकर कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। ये बोलकर कैप्टन कंट्रोल रूम में चली जाती है। इसी बीच एक आदमी को इंजन रूम में भेजा जाता है। इंजन रूम में जाकर वो इन सब खराबियों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसे उस इंजन रूम में किसी अजीब चीज का एहसास होता है, जैसे उसके आसपास कोई हो। यहाँ तक कि कई अजीब आवाजें भी उसके कानों में आ रही थीं। ठीक तभी पीछे मुड़कर देखते ही उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। एक डरावनी आत्मा उसकी तरफ बढ़ रही थी। डर के मारे वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो आत्मा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपनी अजीब ताकत से पाइप का एक हिस्सा उड़ाकर उसके सिर पर मारती है, जिसके कारण उस इंजीनियर की मौके पर ही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हेक्टर, ब्रायन और कुछ दूसरे गार्ड्स मिया के कैमरे का फुटेज देख रहे थे। कुछ देर बाद रोज जब उनके पास आई तो उन्होंने बताया कि इस वीडियो में कुछ भी सस्पेक्टेड नहीं मिला है, लेकिन मिया किसी चीज की तरफ अजीब तरीके से देख रही थी। इसके बाद वो मिया के फोन का लास्ट वीडियो प्ले करते हैं। वीडियो में दिखता है कि जैक्सन अचानक धुएं के बीच कैसे गायब हो गया। हालांकि वो समझ नहीं पाते कि असल में उसके साथ क्या हुआ है। फिर वो हैल को उस वीडियो में देखते हैं कि वो मिया के पास आया था। हैल के जाने के बाद ही मिया ने जब फोन उठाया तब उसके चेहरे पर एक अलग ही डर था, जैसे उसके सामने कोई भयानक चीज खड़ी हो, और जिसके तुरंत बाद ही उसकी मौत हो जाती है। कैप्टन अंदाजा लगाती है कि पक्का हैल ने ही कोई गड़बड़ की है, इसलिए वो हैल को पूछताछ के लिए पकड़ने का फैसला करते हैं। उस समय हैल बॉलरूम में जूलिया से बात कर रहा था। रोज और ब्रायन उसके पास जाकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो उसे एक प्राइवेट रूम में ले जाकर पूछताछ शुरू कर देते हैं। जल्दी ही कैप्टन उसे बताती है कि मिया मर चुकी है और उसका पति भी गायब है, और हैल ही वो आखिरी इंसान था जिसने उसे जिंदा देखा था। साथ ही सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि इससे पहले हैल का जैक्सन के साथ झगड़ा हुआ था। शायद इसी वजह से उसने उन दोनों को मारा है। मगर हैल कहता है कि मानता हूँ मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिना वजह लोगों का मर्डर करता फिरूंगा। इसके अलावा तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ भी नहीं है। इधर वो अनजानी लड़की फिर से अपनी पावर का यूज करती है और अचानक ही जहाज का इंजन अपने आप चलने लगता है। कैप्टन फील करती है कि जहाज आगे बढ़ने लगा है, लेकिन कैसे? सब हैरान हो जाते हैं। वो तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ भागती है, यहाँ तक कि डेक पर जाकर भी देखती है कि जहाज सच में चल रहा है। कैप्टन रेडियो पर पार्कर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इस जहाज में कोई भी सिग्नल काम नहीं कर रहा था। इसीलिए कैप्टन खुद कंट्रोल रूम में भागकर जाती है और वहां सबके ऊपर गुस्से में भड़क उठती है कि जहाज किसने चलाया। उसके असिस्टेंट्स बताते हैं कि जहाज का सारा कंट्रोल लॉक हो चुका है, उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं है। ये सुनकर कैप्टन जहाज के पूरे सिस्टम को रिब्यूट करने के लिए कहती है। कैप्टन के कहने पर वो सिस्टम रिब्यूट भी करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यानी यह किसी बुरी ताकत का काम है जो अब इस जहाज को कंट्रोल कर रही है। इधर वो समुद्र की एक ऐसी जगह पर आ पहुंचते हैं जहां बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं, और यह जहाज उसी आइसबर्ग की तरफ ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कई साल पहले पुराना टाइटैनिक ठीक इसी तरह बड़े आइसबर्ग से टकराकर पानी के नीचे डूब गया था। कैप्टन रोज बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और सबको जल्दी से इसके पीछे का रीजन ढूंढने के लिए कहती है। वो जितनी जल्दी हो सके जहाज को पीछे की तरफ ले जाना चाहती थी, लेकिन कंट्रोल उनके हाथ में आ ही नहीं रहा था। इधर डेक पर ब्रायन उनसे मिलता है, क्योंकि इंजन रूम में कुछ गड़बड़ हुई थी। वो दोनों ही तुरंत इंजन रूम की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर बाद जहाज की 2 पैसेंजर्स जूली और मिसेस ट्रॉस नाम की एक महिला डेक पर थोड़ा वक्त बिताने के लिए आती हैं, क्योंकि अभी तक पैसेंजर्स के बीच यह खबर फैली नहीं थी। जूली मिसेस ट्रॉस के गले के नेकलेस की काफी तारीफ कर रही थी, और यह नेकलेस पुराने टाइटैनिक के डूब चुके किसी पैसेंजर का था। ये कीमती नेकलेस उन्होंने हेल से खरीदा था। जूली के वहां से जाते ही अंधेरे के बीच से एक लड़की कहती है कि आपके गले का नेकलेस सच में बहुत सुंदर है। मिसेस ट्रॉस काफी खुश होकर उसे थैंक यू कहती हैं, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती हैं, उनके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। असल में वो कोई इंसान नहीं थी, वो टाइटैनिक की एक मृत पैसेंजर की बुरी आत्मा थी। वो उसी नेकलेस से मिसेस ट्रॉस का गला घोंटकर उनकी जान ले लेती है, क्योंकि यह नेकलेस कभी उसी मरी हुई लड़की का ही था, और ये असल में उन लोगों की आत्माएं थीं जो उस दिन टाइटैनिक में बहुत दर्दनाक तरीके से मरे थे। उधर इंजन रूम में कैप्टन रोज जहाज की खराबी ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी अचानक उन्हें उस मृत इंजीनियर की लाश इंजन रूम में पड़ी हुई दिखती है। उसे इतनी बेरहमी से मारा गया था कि उसकी लाश देखकर ही वो घबरा जाते हैं। वो पार्कर से फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन रेडियो दोबारा काम नहीं करता।
जाता। कैप्टन रोज जानती थीं कि उन्हें जल्दी से इंजन बंद करना होगा, नहीं तो वो ओवरलोड की वजह से फट सकता है। लेकिन सिस्टम पूरी तरह से जैम हो चुका था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। ब्रायन समझ जाता है कि इंजन इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और जल्द ही ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए वो रोज से कहता है कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसके बाद ब्रायन जल्दी से रोज को लेकर इंजन रूम से बाहर निकल जाता है और ठीक दरवाजा बंद होते ही एक भयानक ब्लास्ट होता है जो पूरे जहाज को हिलाकर रख देता है। इधर पार्टी में डांस कर रहे बहुत से लोग जोरदार झटके से नीचे गिर जाते हैं। अचानक हुए इस ब्लास्ट से लोग पूरी तरह पैनिक हो जाते हैं। हालांकि कैप्टन रोज सबको हौसला देते हुए कहती हैं कि कोई भी टेंशन न ले, ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है और सिचुएशन अभी भी हमारे कंट्रोल में है। लेकिन उधर कंट्रोल रूम में पूरा क्रू परेशान था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि असल में क्या हो रहा है, क्योंकि अब जहाज सीधे एक आइसबर्ग की तरफ आगे बढ़ रहा था। इसी बीच हेक्टर इंजन रूम की हालत देखने के लिए वहां जाता है और वहां अंधेरे में से एक आदमी को अपनी तरफ घूरते हुए देखता है और यह भी एक बुरी आत्मा थी। कंट्रोल रूम में पार्कर तब भी आसपास के किसी जहाज से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। वो साफ तौर पर सभी पैसेंजर्स को अनाउंस करके बताता है कि किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब तक इंजीनियर्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लेते तब तक सभी लोग कुछ देर के लिए अपने अपने केबिन में ही रहें। प्रॉब्लम ठीक होते ही वो सबको इन्फॉर्म कर देंगे। इस तरह कांटेक्ट करने की कोशिश करते करते अचानक किस्मत से कोस्ट गार्ड से उनका कांटेक्ट हो जाता है। कैप्टन उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताकर जल्दी से हेल्प भेजने के लिए कहती है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि सबसे पास वाला जहाज भी 2 घंटे की दूरी पर है। इतनी देर होना उनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। जहाज के सभी लोग काफी निराश हो जाते हैं कि अब वो क्या करेंगे। इधर हैल उसी कमरे में बंद था। अचानक ही उसकी छत से पानी टपकने लगता है और अजीब तरीके से लाइट जलने बुझने लगती है। तभी उसे भयानक भयानक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। डर के मारे वो अपने कान बंद करके चिल्लाने लगता है कि इसे बंद करो, इस आवाज को बंद करो। उसकी बात सुनते ही आवाज रुक जाती है और ठीक तभी वो अपने सामने डरावने चेहरे वाली एक बुरी आत्मा को खड़ी हुई देखता है। पैनिक होकर हैल कमरे के कोने की तरफ दौड़ता है और उस आत्मा से कहने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन वो बुरी आत्मा अपनी सुपरनेचुरल पावर से हैल के हाथ बिस्तर से बांध देती है और उसके ऊपर ठंडी सांसें छोड़ना शुरू कर देती है। असल में ये सभी आत्माएं टाइटैनिक के डूबने की उस रात नॉर्थ अटलांटिक के कड़कड़ाते बर्फीले पानी में डूबकर मरी थी और इस दर्दनाक मौत की वजह से उनकी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली थी। जो भी हो, इधर अचानक कंट्रोल रूम में नैन्सी घुस आती है और कैप्टन से कहती है कि उसके पास एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कैप्टन जब उससे मिलने के लिए मान जाती है तो नैन्सी बताती है कि मिया की मौत एक आत्मा की वजह से हुई है। उसकी बात पर जब कोई भरोसा नहीं करता तो वो प्रूफ के तौर पर ब्लॉगर्स के फोन का वो लास्ट वीडियो दिखाती है। लेकिन रोज असल में भूत प्रेत पर यकीन नहीं करती थी, इसीलिए वो सीधे बोल देती है कि हमारे जहाज पर कोई आत्मा नहीं है, ये सब उसके मन का वहम है। कैप्टन ब्रायन से कहती है कि नैन्सी को उसके केबिन में भेज दो, उसे आराम की जरूरत है। इधर नैन्सी के केबिन के पास ही वो कमरा था जिसके अंदर हैल को बंद करके रखा गया था। ब्रायन जब कमरे में जाता है तो वो देखता है कि हैल खौफ के मारे फर्श पर ही पड़ा हुआ है। हैल का मेंटल बैलेंस उस वक्त पूरी तरह बिगड़ चुका था और वो सबको अपने से दूर रहने के लिए कह रहा था। ब्रायन उसे किसी तरह संभाल कर खींच कर उठाता है। इसके बाद जब वो थोड़ा होश में आता है तो ब्रायन हैल को कैप्टन के पास ले जाता है। कैप्टन रोज के पास जाकर वो अपने साथ हुई इस सुपरनेचुरल घटना के बारे में बताने लगता है कि उसने उस कमरे में बेहद अजीब और डरावनी चीज देखी है। हालांकि वो नहीं जानता कि वो क्या था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वो मौत के बिल्कुल सामने खड़ा हो। हैल कैप्टन से मिन्नतें करते हुए कहता है कि उन्हें जल्दी से न्यूयॉर्क वापस लौट जाना चाहिए, वरना उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इस जहाज पर पक्का कुछ बुरा साया है जो उन सबको मारना चाहता है। ये सब बातें सुनकर कैप्टन का सिर घूम जाता है। ठीक तभी एक गार्ड वहां आकर खबर देता है कि उनके सिक्योरिटी हेड हेक्टर का कहीं भी पता नहीं चल रहा है। कैप्टन रोज ब्रायन को ऑर्डर देती है कि हैल को फिर से उसी कमरे में बंद कर दिया जाए, क्योंकि उसने न जाने क्या देख लिया है जिसकी वजह से वो बहकी बहकी बातें कर रहा है। इसके बाद वो गार्ड के साथ हेक्टर को ढूंढने के लिए जाने को कहती है। उनके चले जाने के बाद भी रोज रेडियो पर हेक्टर से कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश कर रही थी। गार्ड्स जब हैल को उसके कमरे में ले जा रहे थे तभी वो अनजानी लड़की उन पर नजर आती है। हैल उसे एक बार देखते ही पहचान जाता है। वो चिल्लाकर बोल उठता है कि यही लड़की, पक्का यही लड़की इन सारी मुसीबतों की जड़ है। ये लड़की पहले अजीब अजीब बातें कर रही थी कि मृतकों का सामान उनके पास से लेकर आने पर हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होगा, लेकिन वो लड़की उसकी बात से इनकार करते हुए कहती है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मगर मैं जानती हूँ कि असल में जहाज पर क्या हो रहा है। मैं सब सच बताना चाहती हूँ, लेकिन तुम में से कोई भी उस सच को सुनने के लिए तैयार नहीं है। लड़की हैल की तरफ इशारा करके कहती है कि सारा कसूर इसका है। ये समुद्र के हजारों फीट नीचे जाकर टाइटैनिक में डूबे मृतकों का सामान चुरा कर लाया है और अब उस जहाज की बुरी आत्माएं अपनी सारी कीमती चीजें वापस लेने आई हैं। यह
जहाज शापित है और यहाँ मौजूद कोई भी अब जिंदा नहीं बचेगा। हैल डरते डरते उससे पूछता है कि क्या इसे रोकने का कोई रास्ता है। लड़की गंभीर आवाज में जवाब देती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। लड़की की ऐसी उलटी सीधी बातें सुनकर ब्रायन उसे एक कमरे में ले जाकर बंद कर देता है, लेकिन वो बार बार चिल्लाकर हंसते हुए एक ही बात कह रही थी कि सब अब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। और ठीक कुछ देर बाद ही इस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वहां पुराने टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की आत्मा दिखाई देती है। ब्रायन कांपते हाथों से उस पर निशाना साधकर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली आत्मा के शरीर के पार निकलकर उल्टी उसके अपने ही सिक्योरिटी गार्ड को जा लगती है और उसी वक्त जहाज की बिजली पूरी तरह चली जाती है। कैप्टन सबको फोन की फ्लैशलाइट जलाकर कंट्रोल पैनल पर रोशनी डालने के लिए कहती है। इसी बीच रोज को एक कोने में कुछ आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो फ्लैशलाइट डालती है, दीवार के पास डरावने चेहरे वाले एक आदमी को खड़ा देखती है। डर के मारे वो फोन गिरा देती है, लेकिन जब बाकी सब अपने फोन की लाइट उस तरफ डालते हैं तो दिखता है कि वहाँ कोई नहीं है। कैप्टन को लगता है कि शायद यह उसके मन का वहम हो सकता है, इसलिए उस बात पर ध्यान दिए बिना वो सबको जल्दी से सिस्टम ठीक करने का ऑर्डर देती है। इधर कैप्टन स्मिथ की आत्मा अपनी पोती को अपनी सुपरनेचुरल पावर का कुछ हिस्सा दे देती है। ऐसा अजीब नजारा ब्रायन ने लाइफ में कभी नहीं देखा था। उस वक्त उसके हाथ पांव कांप रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। काम पूरा होते ही वो लड़की घूमकर ब्रायन पर वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो आराम से कमरे से बाहर निकल जाती है। इधर हैल पैनिक होकर अपने केबिन में वापस आता है। वो फैसला करता है कि समुद्र से उसने टाइटैनिक का जो भी सामान निकाला था वो सब फिर से पानी में फेंक देगा। खुद को शांत करने के लिए वो बाथरूम में जाकर चेहरे पर थोड़ा पानी डालने लगता है और ठीक तभी वहाँ मियाँ की आत्मा अचानक उसकी आंखों के सामने आ जाती है। डर के मारे वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। इधर ब्रायन को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड अभी भी जिंदा है। हालांकि वो सीरियसली इंजर्ड था, इसलिए वो उसे वहीं रुकने के लिए कहकर खुद हेल्प ढूंढने निकल जाता है, लेकिन वो गार्ड उसकी बात न मानकर कमरे से बाहर आ जाता है और ठीक तभी उसे दूर कॉरिडोर में एक लड़की का साया खड़ा दिखाई देता है। वो साया धीरे धीरे बिल्कुल उसके पास आ जाता है। पास आते ही वो उस लड़की का भयानक चेहरा अपने सामने देखता है। वो आत्मा अपनी सुपरनेचुरल पावर से उस गार्ड का गला घोंटकर उसकी जान ले लेती है। इधर वो अनजानी लड़की जहाज के कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है। वो अपनी सुपरनेचुरल पावर से पार्कर को एक तरफ फेंक देती है। रोज उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की को टच करते ही उसकी आंखों के सामने भयानक मंजर तैरने लगते हैं। वो टाइटैनिक के कैप्टन की उस बुरी आत्मा को देख पाती है। वो लड़की रोज को सीधे धक्का देकर इस टाइटैनिक 3 को सीधे उसी आइसबर्ग की तरफ ले जाने लगती है जिससे टकराकर पहला जहाज गहरे समुद्र में डूब गया था। कैप्टन रोज उसके सामने मिन्नतें करने लगती है कि वो रुक जाए, क्योंकि इससे सब मारे जाएंगे। वो लड़की से पूछती है कि इसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा, लेकिन लड़की के अंदर मौजूद आत्मा ने उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर रखा था। जहाज को कंट्रोल करने की सारी कोशिशें फेल होने पर रोज आखिरी कोशिश के तौर पर उससे कहती है कि अगर जहाज टकराया तो तुम भी तो मर जाओगी, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। लड़की हंसकर उसे जवाब देती है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ठीक कुछ देर बाद ही तेज स्पीड से जहाज आइसबर्ग से टकरा जाता है। उसी तरह जहाज का सामने का हिस्सा टूटकर अंदर पानी भरने लगता है। टाइटैनिक के पैसेंजर्स के बीच जूली नाम की वो महिला पैसेंजर्स को शांत करके असेंबली एरिया की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही थी। इधर रोज हताश होकर कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तभी हैल दौड़कर अंदर आता है और उनसे कहता है कि वो जानता है कि असल में क्या हो रहा है। अगर सब कुछ रोकना है तो अभी के अभी पुराने टाइटैनिक से लाया गया सारा सामान इस समुद्र में फेंकना होगा। लेकिन रोज को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो उसकी बात पर ध्यान न देते हुए कहती है कि अगर हेल्प करनी है तो पैसेंजर्स को लाइफ बोट में चढ़ाने में मदद करो। ऐसी फालतू बातें करके पैसेंजर्स को कंफ्यूज मत करो। लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक 3 जहाज धीरे धीरे पानी में डूबने लगा है। कुछ ही देर में चारों तरफ चीख पुकार और पैनिक फैल जाता है। इस खतरे के बीच भी ब्रायन लालच में आकर एक कीमती गहना हाथ में उठा लेता है, जिसे बेचकर उसे बहुत सारा पैसा मिल सकता है। लेकिन वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाता। अचानक ही मियाँ की बुरी आत्मा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और ब्रायन की अपनी ही बंदूक को कंट्रोल करके उसकी तरफ घुमा देती है और उसकी जान ले लेती है। जहाज का आधा हिस्सा तब तक पानी के नीचे जा चुका था। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। पानी कॉरिडोर तक पहुंच चुका है और चारों तरफ खुद को बचाने के लिए सबके बीच हड़कंप मचा हुआ
है। बॉलरूम में जूलिया जब ब्रायन को ढूंढना शुरू करती है तभी उसकी आत्मा उसके सामने आती है। अब उसकी आत्मा भी टाइटैनिक के श्राप की वजह से बुरी बन चुकी थी। ब्रायन की आत्मा एक लाइफ बोट जूलिया के ऊपर गिरा देती है और बेरहमी से उसका मर्डर कर देती है। हैल खुद में हिम्मत जुटाकर सभी लोगों को एक एक करके लाइफ बोट में चढ़ाना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वो लाइफ बोट को नीचे की तरफ उतारने लगते हैं तभी सारे केबल्स टूट जाते हैं और पुराने टाइटैनिक की तरह ही सारे लोग सीधे पानी में जा गिरते हैं। इधर कैप्टन रोज एक कैप्टन की तरह बिल्कुल आखिरी पल तक टाइटैनिक को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरी सुरक्षा अब मुमकिन नहीं थी। पूरा जहाज धीरे धीरे गहरे पानी में समा जाता है। किसी तरह हैल कांपते कांपते एक लाइफ बोट पर चढ़ जाता है। तभी उसे पानी में कैप्टन रोज की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। हैल उनकी मदद करके उन्हें अपनी बोट पर उठा लेता है। बोट पर लेटे हुए ही हैल अचानक हंसने लगता है। वो हंसते हंसते कहता है कि मैं टाइटैनिक के मृतकों का सामान लेकर आया था और आज उन्हीं मृतकों ने मुझे जिंदा रखकर मेरे सामने सबको मार डाला। रोज उसे शांत करके समझाती है कि तुमने लोगों की मदद करने की कोशिश की है, अब सब कुछ भूल जाओ। लेकिन अचानक ही हैल शांत हो जाता है। रोज जब घूम कर देखती हैं तो समझ जाती हैं कि हैल भी मर चुका है, लेकिन ठीक अगले ही पल हैल एक बुरी आत्मा में बदल जाता है और रोज को लेकर समुद्र की गहराइयों में डूब जाता है। और ठीक यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।